अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। बहुत सारी बातें जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली जो है बात करेंगे जो पुलवामा अटैक्स हुए हैं और उसका एक ब्लेटेंट ब्लेम गेम जो है वो खेली जा रही है। ना कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद है, ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन जो पहला काम इंडिया को करना आता है, जो कि आई थिंक सो आजकल उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, वो है पाकिस्तान बैशिंग और सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पर डाल देना। ना कभी वो रेजोल्यूशंस की तरफ आए हैं। जब कोई मुज़ाकरात की बात की जाती है कि टेबल पे आए, बातचीत करके इसको हल किया जाता है, तो किसी ना किसी बहाने से जो है वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब ब्लेम गेम खेलनी होती है तो उसमें वो आगे आगे होते हैं। सिर्फ ये नहीं, वेरियस सेलिब्रिटीज़ ने भी ये बात जो है वो अनाउंस की है कि कुछ यहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा जो एंटरटेनमेंट का वो है, और आगे भी जो है हर किसी का ओपिनियन आ रहा है। स्पेशली जो मीडिया है वो इसको किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है और क्या रिपोर्ट्स दे रहा है, ये देखिए और इसके बाद इस पर बात करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। जी, आई थिंक सो वो हमारे पास इस वक्त रेडी नहीं है, लेकिन जो जवाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात की है कि आपके पास कोई सबूत नहीं होते, आप एक ब्लेम गेम खेलते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते, बातचीत नहीं करते, और अगर आप इस तरह सोच भी रहे हैं कि आप जो है जंग का ऐलान करेंगे, तो पाकिस्तान सिर्फ सोचेगा नहीं बल्कि इसका जवाब भी जो है वो देगा। जी एहतशाम साहब, एज अ प्राइम मिनिस्टर, कल भी जो है एक बात हुई थी और आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि सिर्फ बाकियों ने ये बात कंडेम नहीं की है, पाकिस्तान ने भी की है। तो आज जो जवाब आया, आपको लगता है दिस इज राइटफुली सेड, और इसका आपको क्या हल क्या नजर आ रहा है आपको कि ये हल होगा मामला जल्दी कि नहीं? देखिए, वो तो ये जिस तरीके से हिंदुस्तान में आपने देखा कि मीडिया भी और दोनों बड़ी पार्टियां भी और शायद छोटी पार्टियां भी हैं, उनको भी रिफ्यूज ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिनों में नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान की बैशिंग की जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वॉर हिस्टेरिया पैदा किया जाए, लोगों में वॉर मॉन्गरिंग का जो एक माहौल पैदा किया जाए ताकि इलेक्शन जीते। लेकिन हमने देखा कि ये पहली दफ़ा हुआ है सुंदस के, अभी चंद माह पहले की बात है, 2-3 महीने 2.5 महीने पहले, जिस तरीके से 4 रियासतों में मोदी साहब की पार्टी जो है ना बुरे तरीके से हारी है। कहा जा रहा है कि शायद ये रेटरिक और ज़्यादा आइंदा आने वाले दिनों में बेचा ना जा सके। लेकिन इतलात यही है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से मीडिया चीज़ों को पोर्ट्रेट करता है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान का मीडिया किसी तरह भी इंडिपेंडेंट नहीं है। साउथ ब्लॉक उनका जो है फॉरेन ऑफिस, वहाँ से सुबह ब्रीफिंग लेना शुरू करते हैं लोग और वापस आके वही लिखते भी हैं और बोलते भी वही हैं। अभी 100 के पिछले दिनों कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल ज़मीर छपा था न्यूयॉर्क टाइम में, उसके वहाँ के जो रिपोर्टर तो गया था, उसको उन्होंने वहाँ से निकालने की कोशिश की, फिर उसके बाद मीडिया उनके पीछे पड़ गया, हुकूमत हाथ धो के पड़ गई। और भाई पाकिस्तान, बल्कि एक साहब जर्मनी से पाकिस्तानी आए हुए थे, मेरे साथ बहस कर रहे थे, कहने लगे आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, जिसके खिलाफ जो बात करना चाहें। उन्होंने कहा ना CNN के खिलाफ, CNN एक लफ्ज़ भी अमरीकी हुकूमत के खिलाफ बात करके दिखाए, BBC एक लफ्ज़ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बात करके दिखाए। हिंदुस्तान में तो सारा मीडिया ऐसा कर रहा होता है। देखिए, हमेशा ये होता है कि मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया अगर हो तो कहते हैं कि बहुत सारे तनाज़ात को हल करने में मददगार साबित होता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक सिलसिला चल पड़ा है, अभी आप देख लें कि वाक़या, अब लोग तो मजाक बनाना शुरू हो गया कि वाक़या बाद में होगा, एजेंसीज जो है ना हमारी पे इल्ज़ाम पहले लगना शुरू हो जाएगा। अभी बार बार लोग कह रहे हैं सुंदर, इससे बड़ी क्या बात होगी कि ज़मीर इंडिया के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इतनी क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से यहाँ पे नहीं ले जाया जा सकता, और ये इंडिजिनस सारा का सारा यहाँ का है। फिर आपके लोग भी किसी जगह पे ये बात मान रहे हैं कि वो लोकल आदमी है जिसने सब कुछ किया था, वो लड़के ने, नौजवान ने जो किया था। अब आप ये क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देंगे? देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक इस पे बयान बड़ा वाज़े तौर पे दे दिया कि भाई देखें, बात यह है कि दुनिया में मसाइल डिस्प्यूट हल करने का तरीका बातचीत ही है। अल्टीमेटली भी कश्मीर पे आप बातचीत ही करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, देखिए मैं बड़े वाज़े तौर पे सुंदस और ज़मीर आपको बताऊं कि एक चीज़ जो अमेरिकी मीडिया में भी, अमेरिकी मिलिट्री थैंक्स में भी, मिलिट्री थिंक टैंक्स में भी, और जो स्वीडन का एक बहुत बड़ा अदारा है जो इस पे काम करता है मिलिट्री इश्यूज़ पे, डिफेंस इश्यूज़ के ऊपर, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से टैक्टिकल
वेपन डेवलप कर लिए हैं, मतलब पाकिस्तान को एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं है और ये हिंदुस्तान के पास नहीं है। ये मीडियम टर्म में शॉर्ट रेंज में और दूर तक मारने वाले हैं, इंस्टेंट, कोई मसला ही नहीं है। अब अगर खुदा ना खास्ता, मुझे यकीन है ज़मीर कि ये हुकूमत जो बैठी है ना, ये पाकिस्तान पे हमला कर चुकी होती है अगर इनको पता हो कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कहा। इत्तेशाम साहब, हमारी इंटेलिजेंस दुनिया में नंबर 1 है, हमारी आर्मी इज ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। मतलब हम उनको ये कह रहे हैं, हम उनको बार बार ये कह रहे हैं कि देखें इस मसले का हल ये है कि यूनाइटेड नेशन का आप देख लें 2647 2649 रेजोल्यूशन जो है यूएन का, वो आपने जो अडॉप्ट किया हुआ है यूनाइटेड, उस पर आपने अमल नहीं किया, प्लेबिसाइड पे आपने अमल नहीं किया। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो पैलेस्टाइन के मामले में और रोहिंग्या के मामले में तो बहुत आगे आगे, कश्मीर के मामले में हमने देखा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जिस तरह हो रही हैं, जिस तरह लोगों को, नौजवानों को अंधा किया जा रहा है पैलेट गन से और औरतों की बेरुमती हो रही, उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जा रही। देखिए अब तरीका एक ही है, ज़मीर के दो बंदों के दरमियान झगड़ा होता है तो तीसरे आदमी को डाला जाता है, चाहे रिश्तेदार अजीज हो, दो मुल्कों के दरमियान। हिंदुस्तान क्यों भागता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से? अमेरिका कह के थक गया, अमेरिका क्योंकि अब जाहिर है हिंदुस्तान की जरूरत उनको है, एक बहुत बड़ी 400-450 मिलियन वो इस रेजोल्यूशन की तरफ भी आते हैं और देखते हैं कि इसका क्या क्या जो वो होगा। जो मैं आपको बता रही थी इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग की, जो मैं बात कर रही थी किस तरह जा रही है, ये आपको दिखाते हैं और इस पर कमेंट लेते हैं। जी ज़मीर साहब, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का भी और माशाल्लाह नाउ एन एनालिस्ट, आपको क्या लगता है ये किस किस्म की रिपोर्टिंग है? ये किसी चीज को इंसाइट किया जा रहा है क्या जो है ये? देखिए ये सिर्फ इस पे सिर्फ हंसी आ सकती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इंडियन मीडिया जो है वो अब किस लेवल पे चला गया है कि पता नहीं कहां से जाके देगा। इनको स्टैटिस्टिक्स भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान टमाटर इतनी क्वांटिटी में इंडिया से नहीं लेता जितना प्याज मंगवाता है। और दूसरा आपकी बात कट रही है कि जिस तरह कहते हैं हमारे खा के ओ भाई पैसे नहीं लेते, मतलब मुफ्त टमाटर देते हैं ना, चैरिटी में देते हैं, चलें वो तो छोड़ें, लेकिन टमाटर वैसे मुझे नहीं समझ आती कि ये इनके गंदे टमाटर जो है ना, जो अभी पढ़ने हैं मोदी साहब को, जिस स्टेज पे वो जाएंगे वहां पे जो इनको गंदे टमाटर मारे जाएंगे ना आने वाले इलेक्शन में, ये इनको पता जाएगा लग। ये जो टमाटर हमें बता रहे हैं ना कि टमाटर हमें नहीं भेजेंगे, ये गल सड़ जाएंगे वहां पे और वो पड़ेंगे मोदी साहब के मुंह पे। अब मुझे जो है ना इसमें बड़ा एक जो इमरान खान साहब ने आज जवाब दिया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मैं आपके जवाब पे भी कमेंट लेती हूँ। ये जो अभी क्योंकि जर्नलिज्म की जो है यहाँ पर बात हो रही है, हमारे साथ संजय कुमार इंडियन जर्नलिस्ट जो है मौजूद है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? वेलकम टू द शो। थैंक यू, बताइए। जी बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। मुझे जरा बताइएगा कि ये जिस तरह की एक ब्लेटेंट ब्लेम गेम जो है वो खेली जा रही है कि ना कोई सबूत सामने आया है, ना इसकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कुछ प्रूफ हुआ है, लेकिन हर जगह जो है पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है। पीस टॉक्स की भी जब बात होती है उससे भी पीछे हट गए हैं। फिर ये एक रिपोर्ट अभी हमने चलाई, आपने अगर सुनी हो कि टमाटर नहीं भेजे जाएंगे या जो कुछ भी, ये क्या एटीट्यूड है इंडिया का? कभी भी इसको रेजोल्यूशन की तरफ, या जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप हमें रिपोर्ट्स भेजें, आपने जो सवाल करना है आप करिए, लेकिन तो बातचीत ही मामले जो है वो रिजॉल्व होंगे, ना कि इस तरीके से। आप मुझे बताइए वहां पर ये क्या जो है इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है? देखिए माहौल, ये जो घटना था पुलवामा का जिसमें 42 लोग मारे, 42 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, उसमें आपको ये समझना है कि इंडिया में तो एटमॉस्फेयर और मूड इतना खराब हो गया और इतने लोग गुस्सा में हैं कि वो ये नेचुरली है कि जो ये इस ढंग के रिपोर्टिंग होगी। अफसोस करना नेचुरल है, लेकिन बेस क्या है? बेस क्या है? संजय मुझे एक बात बताएं। संजय बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, संजय बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपसे पहले भी बात होती रहती है और आप हमें मतलब वी आर थैंकफुल कि आप आते हैं। मुझे ये बताएं, बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अब जितनी मूवमेंट है इंडियन हेल्ड कश्मीर में वो इंडिजिनस है, पाकिस्तान का कोई उसमें लेना देना नहीं है। बुरहान वानी से लेके आज तक आप देख रहे हैं कि जो मुजालिम कश्मीरी नहते कश्मीरियों पर ढाए जा रहे हैं, और इस बच्चे का जो सुसाइड बॉम्बर बन के गया है उसकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, इसके बावजूद इतनी ब्लेम गेम क्यों? देखिए, एक पॉपुलर नैरेटिव में इंडिया में ये बता हुआ है कि कश्मीर में जो हालात खराब है और जो भी वहाँ पे दहशत गर्दी होती है वहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इस माइंडसेट को हटाने के लिए पाकिस्तान ने भी इन पास पिछले दिनों कोई ऐसा ठोस कदम नहीं दिखाया अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया। तो ये नैरेटिव हमेशा जब भी सरकार बोलती है, इंडियन मीडिया बोलती है, तो इसमें
एक क्रेडिबिलिटी लगता है, क्रेडिबल लगता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे आज भी जो इंडियन रिएक्शन हुआ आफ्टर इमरान खान से स्टेटमेंट, उसमें ये है कि इंडिया बोल रही है कि इमरान खान ने कंडेम भी नहीं किया। ऑफ कोर्स उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने कोई कंडोलेंस भी नहीं दिया जिससे जो विक्टिम के फैमिली माजरत के साथ पाकिस्तान ने condemn किया है, फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल। condemn तो किया है, बिल्कुल। लेकिन हाँ वो अब देखिए, मैं बहस में नहीं जाता, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको तो पहले समझ लीजिए। तो एक जो इंडिया जो चाहती है, इंडिया एक बोल रही है कि जैसे जैश मोहम्मद के जो चीफ है, सरगना है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, प्लस 26/11 के बाद जो हाफिज सईद है वो भी पाकिस्तान में रखते हैं। अब इंडियन मीडिया अगर एक एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर हम इंडिया को कन्विंस भी करना चाहेंगे कि पाकिस्तान सिंसियर है, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनको लगता है, इंडिया एक पॉपुलर इमेजिनेशन में इंडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को शेल्टर कर रहा है जो इंडिया के खिलाफ हमेशा। चले, ये तो आपकी बात ठीक हो गई कि कन्विंस करना। संजय आप बिल्कुल चलें, आपका नुक्ता नजर है, हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक चीज जिसपे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हिंदुस्तान में, वो ये है कि ओवर द ईयर्स आज जो बात वहाँ पे बन रही है कि इंडिया में आप अक्रॉस द बोर्ड देख लें, हम आवाज़ें सुनते आ रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस के पुराने लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, मीडिया में लोग हैं, थिंक टैंक भी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमने मोदी सरकार ने ख़ास तौर पे कश्मीर के माहौल को बहुत ख़राब किया है। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जिस तरीके से लोगों को दूर कर दिया गया अपने आप से, ना उनको वो कहते हैं आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ है, कोई उनकी बात नहीं मानी जा रही। चलो पाकिस्तान को तो बाद में बात आएगी ना, अभी आपके पास एक इलाका है जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहना, ये मैं आपके बात से काफी सहमति रखता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान में हालात खराब हुए हैं, उसके लिए हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में ऐसा कोई भी कदम नहीं किया जिससे वहाँ के हालात सुधरे। वहाँ पे लोगों से बातचीत बंद कर दिया, वहाँ पे ऐसे कोई भी जो हाथ मिलाने का काम इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया। उन्होंने एक जो मस्कुलर पॉलिसीज है और ऑल आउट मिलिट्री इंटरवेंशन वहाँ पे जो कर रहे हैं, इससे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ी ही। और ये जो हमारी अभी प्रेजेंट रेजिम है मोदी साहब की, वो इससे नहीं बच सकते कि उनके हालात पाकिस्तान की वजह से खराब हो रहा है। वो पिछले 3 साल एक वहाँ पे सरकार चला रहे थे, फिर पिछले 7-8 महीनों से वहाँ पे उन्हीं का डायरेक्ट रूल है। तो ये कहना कि जो सारा चीज पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, ये भी गलत है। संजय एक बात बताएं, संजय आज जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिएक्शन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं, उसका जो जवाब आया है, वो मुझे तो उसकी बात समझ नहीं आती कि जी एक चीज पे अड़े हुए कि जी कॉन्डोलेंस नहीं की और जाती तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आज वजीर आजम ने उसको कंडेम भी किया, ठीक है, और उसके बाद वो अगली बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं कि भाई आओ आके बात करो, बैठो। ये जो मसला है कश्मीर, आप लोगों ने यूएन रेजोल्यूशंस मानने से इनकार किया, आपने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मानने से इनकार किया, तो आके बैठो तो सही। कंपोजिट डायलॉग की तरफ दोबारा क्यों नहीं आते हो? ट्रेड की तरफ आप कहते हो कि जी टमाटर बंद कर दो, आप कहते हो आतिफ असलम के गाने जो फिल्मों में कास्ट हुए हैं उनको निकाल दो, आप सानिया मिर्जा को कहते हो कि तुम पाकिस्तान की बहू हो, भारत से निकल जाओ। मुसलमानों के ऊपर मजीद, जो कि आप अपने आप को सेक्युलर इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं, वहां पे आपने मुसलमानों के ऊपर जो ऑनस्लॉट शुरू कर दी है थ्रू आउट इंडिया, उसका कौन जवाब देगा? देखिए अभी माहौल ऐसा है कि आप इंडियन गवर्नमेंट से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स या उस ढंग से पीस टॉक ये सब सोच ही नहीं सकते। अभी इंडिया में इतना सरचार्ज एटमोस्फेयर है कि सरकार अगर पीस के तरफ का तो कोई बात ही नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो जब तक इलेक्शन यहाँ खत्म नहीं हो जाते और जब तक ये सरकार कुछ ऐसा नहीं दिखाती कि हम सही में कोई कदम उठा रहे हैं, तब तक भी कुछ नहीं कर सकते। आप ये तो इंडियन सरकार की बात कर रहे हो ना संजय, आप इंडियन सरकार की बात कर रहे हो, लेकिन सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट मीडिया, उनको तो खुद एनालाइज करने की बात है। यहाँ वो जो इंडियन स्टेट की जो क्रिएट की हुई हाइप है उसको फॉलो करना है उन्होंने। इंडियन मीडिया, देखिए इंडियन मीडिया आप एक जो माहौल को देखते हुए जो सही जर्नलिज्म कर रहे हैं वो बात लिख रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कश्मीर में जो हालात है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन ये चीज अभी प्रोमिनेंस में नहीं आ रहा, बिकॉज आवाज जो शोरगुल वाला है, जो हाइपर
मीडिया वाला जो शोर है वो ज्यादा है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो नैरेटिव बयान किया जा रहा है हर कोई वही सुन रहा है और उसी को फॉलो करे। थैंक यू सो मच संजय कुमार अपना टाइम हमें देने का। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एहतशाम साहब जरा मुझे बताइएगा दो तीन चीजें जो अभी संजय बात कर रहे थे। उन्होंने एक तो बात की पॉपुलर नैरेटिव है इसीलिए इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इस वक्त अनरेस्ट है। फिर उन्होंने एक और बात की कि ये जो है जो प्रोसिक्यूशन की आपने बात की थी कि मुसलमानों को ये करें डजंट जस्टिफाई। ठीक है, पॉपुलर नैरेटिव एक चल रहा है, हमेशा से यही चलता है कि कुछ भी हो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। इसका मतलब तो नहीं कि जो मुसलमान वहां रह रहे हैं उन कम्युनिटीज की भी जिंदगी जो है आप अजीरन कर दें, तो दिस इज नो जस्टिफिकेशन। और फिर जो उन्होंने एंड में हल्की सी बात की, लेकिन आई थिंक सो क्रक्स वही है कि इलेक्शन तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। डज दैट मीन कि ये जो नैरेटिव जिसको पॉपुलर वो कह रहे हैं वो इसीलिए सेल किया जा रहा है ताकि इलेक्शन में उनकी हेल्प की जाए? देखो सुंदर, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। अब देखें जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आइन में आर्टिकल 370 इंसर्ट करके एक इंडिपेंडेंट एक स्टेटस दिया था, एक इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, डिफरेंट स्टेटस कह सकते हैं, कश्मीर को दिया। अब वो धमकियां दे रहे हैं कि जी हम इसको भी ख़त्म करके तो अपनी 26 रियासतें गालिबन 27वीं रियासत इसको बना लेंगे। वो कहते हैं ये हमने फेवर की। दूसरा ये है कि दो बड़ी पार्टियाँ, ज़मीर उनका डायलेमा क्या है, उन्होंने अब क्योंकि उनके आइन में है कि ये कश्मीर उनका इंटीग्रल पार्ट है, इनका हिस्सा है, अब कोई जुर्रत नहीं कर सकता। वो कहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, वो पुराने जो लीडर थे पिछले दिनों जिनकी डेथ हुई है, जो पाकिस्तान भी आए थे, वाजपेयी साहब, उनके साथ वो कहते हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, शायद उनके ज़माने में ये मसला हल हो सकता था, नहीं हो सकता था, बहरहाल इनिशिएटिव लिया गया। उस वक्त हमने देखा कि मामलात एक और लीडर ने उनके ख़राब कर दिए थे। ठीक है, अभी असल मसला इस वक्त क्या है? अब जो बार बार ये बात आती है कि जी ये इलेक्शन तक ये नहीं हो सकता मसला। अब मुझे कभी कभी लगता है माज़र के साथ कि हिंदुस्तान के लोग शायद पत्थर के ज़माने में जाके रहना चाहते हैं। भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको क्या कह रही है? ठीक है, दुनिया में बड़े मुल्क उनका बड़ा प्रोफाउंड वेस्टेड पॉलिटिकल और साथ साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, क्योंकि 450 मिलियन आपके बड़ी आबादी है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जाके उन्होंने देखना है कि सामान बेचना है, पैसा कमाना है तजारत का। लेकिन असल बात यह है कि अब जिस तरीके से कश्मीर का मसला ख़राब हो गया, कहने के बावजूद लोगों ने कहा, लिखने वालों ने कहा कि जी ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ब्लेम गेम तो आप करते रहे पाकिस्तान को जो मर्ज़ी, लेकिन आपको ख़ुद अपने कुछ फ़ैसले करने हैं। वहाँ पे जिस तरीके से बिल्कुल आप पूरी की पूरी कश्मीरी कम्युनिटी आपके ख़िलाफ़ होगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरीके से बाकी अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें ख़ास तौर पर सिख और उसके बाद क्रिश्चियन और मुसलमान उनके खिलाफ, और दलित तो नीचे जो और है उनके खिलाफ तो करते ही हैं जो निचली ज़ात के हिंदू हैं। अब यह कि वहाँ पे एक तूफ़ान पैदा हो गया। मैं तो देख रहा था कि जिस तरीके से पकड़ के मुसलमानों को मारा जा रहा है दिल्ली में, इधर उधर जो मिलता है बहाना बना के। अब ये डेस्परेशन क्यों है? डेस्परेशन सीधी सी ज़मीर बात है कि ये पाकिस्तान हमारे नीचे क्यों नहीं लग जाता। सार के सारे मालिक उनके हैं, सिक्किम को उन्होंने रखा हुआ है, भूटान उन्होंने जिसको कहते हैं अपने पास रखा हुआ है, बाकी कोई मुल्क बोलता नहीं है। जो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है उसको डरा था। अब वो कहते हैं पाकिस्तान एक रह गया ये सब कॉन्टिनेंट में जो हमारी बात नहीं मान रहा। वो यही हिंदुआता की बात करते हैं, हिंदू हेजमनी की बात करते हैं और सुपरियॉरिटी की बात करते हैं। लेकिन आज ही देख लें, दो जहाज टकरा के जिस तरह नीचे उनके गिरे, एक मिसाइल उनका जिस तरह नीचे आया। बिल्कुल मुझे ज़मीर साहब बताएं, एक और बात जो उन्होंने की जो मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्या मतलब ठोस कदम नहीं उठाया? यूएनजी के साइडलाइंस पे हम जब मिलने की बात करते हैं आप बैकआउट कर जाते हैं, कन्वेंशंस में फिर कॉन्फ्रेंस आप बैकआउट कर जाते हैं, उसमें इंडिया जो है वो कहता है कि नहीं जाना। यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लिए स्टेप उठाया गया उसमें आप नहीं आते। उसके बाद सुंदर शाम साहब, सबसे ज्यादा जो एलओसी की वायलेशंस है वो कौन कर रहा है? दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया, यूएन ऑब्जर्वर्स, ये सब वो खुद आंखों से देख के गए हैं यहाँ पे एलओसी के ऊपर कि किस तरह भारत ने जो है इसकी जो है क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस की हुई है उस एग्रीमेंट की, जहां पे वो खुद सिग्नेटरी है। अब बात ये है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि भाई शाम साहब, बड़ी बात होती है कि कल्चर जो होता है वो कल्चरल बाउंड्रीज किसी भी मुल्कों के दरमियान नहीं होती हैं। जो आर्ट है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, शायरो शायरी है, मतलब जो भी फनून लतीफ़ा की चीजें जितने भी ताल्लुक रखती हैं चीजें, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और ये भारत
पहले खेल में हमें मतलब खेल के से पीछे हट जाता है कि जी नहीं पाकिस्तान को जो वेबसाइट उन्होंने बंद कर दी है, कवर नहीं कर रहे पीएसएल को। पीएसएल अच्छा, उसके बाद फिर आतिफ असलम, भैया आपकी मूवीज हिट हुई हैं आतिफ असलम के सॉन्ग्स की वजह से, आज आपने उसके भी गाने निकाल दिए। फिर सानिया मिर्जा अगर वो पाकिस्तान की बहू है तो उसको कहते हैं कि जी निकल जाओ। ओ भाई ये बातें, खुदा का खौफ करो आप। वो वहां पे जो ऑलरेडी जुल्म कर रहे हो मुसलमानों पे, कि वो क्या कम है कि ये जो एक सिनर्जी है पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, चलें उसको भी छोड़ दें, लेकिन ये कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, ये तो इनकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, इनकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। लेकिन वो भी जो जनाब वो मोदी सरकार जो है ना वो अब अड़ गई है। और मसला ये है शाम साहब, ये इनको आइडिया नहीं है जो आपने शाम साहब बात की थी ना कि इंतखाबात तक ये जो है, इनको रियलाइज नहीं हो रहा कि आज का जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट के दौर में चीजें एक एक सेकंड में यूं पब्लिक होती हैं, निकलती हैं, आप एक्सपोज होते हो। और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है सोशल मीडिया की यूज करने वाली, वहां पे जो नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। आपका अपना चेहरा, ये जो टमाटर वाली बात की ना, इनके मुंह पे पड़ेंगे ये गंदे ज़मीर साहब, वो बात मानते तो है ना, ये वो पॉपुलर नैरेटिव इसी को कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान, लेकिन इनको आइडिया नहीं है ना। आज जो डेस्परेशन आप देख रहे हैं उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने पिछले 5-6 माह में आप देख लें कि एकदम जो सो कॉल्ड आइसोलेशन की बात करते थे, पाकिस्तान सारी दुनिया में सुना जा रहा है। मैं कहता हूँ हमारी बात सुन, आज हिंदुस्तान की मीडिया में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, थिंक टैंक भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नैरेटिव नहीं बिक रहा, पाकिस्तान की तरफ अमेरिका भी आ रहा है, अफगानिस्तान के मसले हल के लिए चाइना जो है ना वो सीपेक के जरिए आ रहा है, मिडिल ईस्ट लेड बाई सऊदी है, वो वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, रशिया आ रहा है, 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है गैस पाइपलाइन बिछाने के वाले। उनका ये ख्याल है कि हमने पाकिस्तान को दूर करने, आइसोलेट करने की कोशिश की, तनहा करने की। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी सारी नाकाम होगी। अब सवाल ये कि डेस्परेशन की वजह ज़मीर यही है, जब सारी दुनिया लिखने वाले कह रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम हुआ है और बहुत अच्छा कहा कि कोई जो है वो बाउंड्रीज नहीं होती आर्ट एंड कल्चर की, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पीस के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपने में बहुत हैं, काफी हैं खुद के लिए भी, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू, अगर वो सामने नहीं आएंगे दोस्ती के लिए तो पाकिस्तान को भी कोई जरूरत नहीं है। सर एक छोटी सी मार्केट है, इस पे छोटा सा कमेंट करेंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। बात करते हैं कुलभूषण यादव का जो केस इस वक्त चल रहा है आईसीजे में, और पाकिस्तान के जो लॉयर है, रिप्रेजेंटेटिव वकील खावर कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आज पेश किए और बिल्कुल लाजवाब कर दिया जो सामने बैठे हुए थे। रिबटल्स का हम वेट करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी चंद सवाल जो उन्होंने पूछे जो कि बहुत वैलिड हैं, जो शायद हम भी हमेशा सोच रहे हैं कि हुसैन मुबारक जो कि नाम है पासपोर्ट पे कुलभूषण यादव का, इनका पासपोर्ट कहाँ से आया और 70 बार इन्होंने सफ़र कैसे किया? अगर ये पाकिस्तान में थे तो ये यहाँ पर कर क्या रहे थे? इसका जवाब भारत ने कोई भी नहीं दिया। अगर वो रिटायर्ड थे तो कब जो है, मतलब कब रिटायरमेंट हुई, उनकी पेंशन कोई आती हो, कोई उसका सबूत होना चाहिए, कोई पेंशन बुक की कॉपी होनी चाहिए। ये सब कुछ जो है अगर वो यहाँ पर था तो ये सब उनके पास क्यों नहीं है? इसके अब हम रिबटल का इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है तशाम साहब, पहले तो इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ज़मीर के, ये जब ईरान के रास्ते ये अफ़गानिस्तान, ये कोयटा में दाखिल हुए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त फॉर्मर हमारे आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब जो थे, उन्होंने वो गए वहाँ ईरान, और जब और बातें हुई तो प्रेसिडेंट रूहानी से भी बात की और उनको एक किस्म का एहतजाज किया कि जी आपके मुल्क से कैसे आए हैं। तो लफ्ज़ वहाँ पे लिखा होता कि एकदम रूहानी साहब, प्रेसिडेंट रूहानी साहब जो है ना भड़क भी उठे, हैरान भी हो कि ये शो करना चाहते थे, ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अब बहुत से हवालों से हिंदुस्तान की ईरान के साथ कनेक्शंस की भी लोग बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आया वहाँ पे बताते जी क्या काम करते थे, सुनहरे थे, फलाना खा, और कौन कौन पूरी हिस्ट्री बताई, सारी बनाई हुई थी। देखिए, अब जिस तरीके से आज सवालात और जवाबात का सिलसिला हुआ कि जी उनका पासपोर्ट दोबारा कैसे बना, उनका नाम इसमें कैसे आया, फिर उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट जो 2 दिए हैं वो उसमें बड़ा वजन है, 70 टाइम्स ट्रैवल कैसे किया, वो सारी चीज़ें। देखिए, अब बात यह है कि अगर आप ना माने तो इसका तो कोई हल नहीं है। अब सारी दुनिया, जब हमने ये चीज़ें पेश की थी तो सारी दुनिया ने सवाए एक आर्गूमेंट के ना, वो कहते हैं कि जी शायद जिसकी बुनियाद पर ज़मीर उनकी जान छूट सकती है कि इनको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जो है ना वो सज़ा दी है। भाई मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो हमारे आइन का हिस्सा है,
जब आप एतमाद करते हैं और आप इज़्ज़त देते हैं दूसरे मुल्कों के आइन को, तो हमारे मुल्क की भी इज़्ज़त देनी चाहिए आपको। एक ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई जंगल के लॉ के तहत उनको ऐसी सज़ा दी थी, और फिर उनके कन्फेशन स्टेटमेंट थे जिनमें उन्होंने माना कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता था, किस तरीके से मैं कोयटा जाके मैं लोगों को पैसे देता था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर उन्होंने रिग्रेट भी किया एक जगह तो ऑलमोस्ट रोते हुए कि मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैंने बेशुमार पाकिस्तानियों को मरवाया। अभी आप देख लें, अब ये कहना ज़मीर के जी वो दबाव डाल के उन पर, फिर ये भी कहते हैं जी काउंसलर एक्सेस नहीं थी, वो झूठ बोलते हैं, सारा कुछ दिया गया। फिर उनके जिस तरीके से उनकी वालदा आई थी और उनकी बेगम आई थी कुलभूषण की, उनको मिलाया गया फॉरेन ऑफिस में, सब कुछ। हाँ, एक कैदी के तौर पे जिस तरह वियना कन्वेंशन के तौर पे वो चाह रहे थे कि जी लड़ाई के दौरान जो बंदे गिरफ्तार होते हैं उनका इस्तेकाक और होता है, ये स्पाई में नहीं हो सकता। तो ये स्पाई जो है वो ये एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है सारी। और फिर ये बात ये है कि जिस तरीके से एक मुद्दत तक उन्होंने ज़मीर अपना नेटवर्क चलाया, अब सारी दुनिया मान रही है कि 10-11 सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। उसमें ख़ास तौर पे हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की खाद है और उसके बाद फिर इंडिया की रॉ है। इसी तरह से कुछ और मुल्क भी, CIA भी हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही होती है। तो जिस तरीके से हमारी फ़ौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम वहाँ पे कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देम। इतने लोग कुर्बानी भी देते हैं, तो इनको यही तकलीफ है सारी दुनिया को। अभी तक हम जो चाहते थे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना, वो अभी तक नहीं हो पाया। उन्होंने क्लेम्स किए थे कि बलूचिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा, वो भी नहीं हो सका, इसका भी उन्होंने आज जिक्र किया। देखें, ये एक बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल है ना, आज जो हमारे वकील खाबर कुरैशी साहब ने जो सवालात उठाए हैं ना, और शाम साहब वो मैं सुन रहा था कि वो जब वो बोल रहे थे और इतने एलोकेंट तरीके से और इतनी डिटेल्स उन्होंने बाकायदा एक सीक्वेंस से लेके चले चीजों को, और ये जब से और इससे भी, और उसके बाद कोई नहीं, इस हद तक बात आ गई कि जज साहब ने कहा कि यार आप प्लीज जरा आहिस्ता बोलें, इधर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं समझते। अब उनको, और वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं कैंटर से जो है वो उस पर ट्रॉट पे आ जाता हूं, जो हॉर्स की एक चाल होती है। अब बात यह है कि ये हुसैन पटेल साहब के हवाले से एक तो ये कि शाम साहब ये पकड़ा गया, हुसैन मुबारक पटेल जो है ये पकड़ा गया, ठीक है, और इसके ऊपर कितना टाइम लगाया है। ये कोई ये तो नहीं था कि जी आज पता चला है कि जी वो ईरान से आ रहा था उसको पकड़ लो, नहीं, इसके पीछे ये जब पहले भी आता रहा तब से कार्रवाइयां चल रही थी। और फिर उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट के जी वो कितना पैसा देता रहा कराची में, जो भारतीय जो उसके बाद फिर लंदन में जाके हमें वो चीजें सारी कराची में धमाके करवाए, कराची में ये पैसा देता रहा। और फिर जो रॉ का नेटवर्क जो जिसके वो लंदन में भाग के बैठा हुआ है, जो बहुत बड़ा लीडर बनता था पाकिस्तान का, कि वो रॉ से किस तरह फंडिंग लेता रहा, वो भी यही नेटवर्क था। यही कुलभूषण यादव जो है वो उनके बंदों को वहां पे पैसे देते थे और वहीं पे वो जो स्लीपर सेल्स बना के बैठे हुए थे इंडियन रॉ एजेंसी के। ये सारा अनर्थ हुआ। और उसके बाद जिस तरह अजीत डोवल को उन्होंने कन्फेशनल, उन्होंने कहा कि जी उनका एक इंटरव्यू है, उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा था कि हम आपको दिखाएंगे कि बलूचिस्तान को हम किस तरह अलग कर देंगे और वो पाकिस्तान का जब हम चाहेंगे अलग कर जाएंगे। और उसी सीक्वेंस में आज खाबर कुरैशी ने कहा कि जी उसका भी अभी तक रिबटल नहीं आया। फिर बात यह है कि आपने, वो कहते हैं जी काउंसलर एक्सेस, उन्होंने बहुत राइट क्वेश्चन उठाया खाबर कुरैशी ने। उन्होंने कहा कि जी आपको काउंसलर एक्सेस किसके लिए चाहिए? कुलभूषण यादव के लिए चाहिए जो कि आपका एक सिक्योरिटी एजेंट, मतलब आपकी फौज का एक जो भी अफसर है, या फिर आपको वो उस बिजनेसमैन का चाहिए हुसैन मुबारक पटेल, उसके लिए काउंसलर एक्सेस चाहिए? पहले आप ये तो डिसाइड कर लें और कि आपने ओनरशिप तो लेना। और उन्होंने इतना प्यारे, अब बात यह है कि ये आज भी हम पे सारे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन भाई कहां पे कौन है जीता जागता? एक देखें, इसका कमांडर यादव नाम है, कुलभूषण यादव। पहले हिंदुस्तान इनकार कर रहा था कि बाद में माने कि नेवी इंटेलिजेंस का है, वो भी माने में है। उसके बाद अब फिर जनाब आके पता नहीं कितने सालों बाद कहते हैं कि जी नहीं ये हुसैन मुबारक पटेल है। और फिर जनाब अच्छा, इंडिया जबरदस्ती ईरान को बीच में घुसाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने भी एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो इट वाज अ शॉक फॉर देम। बात यह है शाम साहब कि हमारा ये जो केस है ना, अब इंडिया को मालूम पड़ चुका हुआ है कि हमारे पास ये कुलभूषण यादव है और इसने क्या क्या नहीं बताया। उसके बाद फिर देखें जो वकला जो इतने अरसे से बिल्कुल वकील मारे गए कोयटा में ठीक है, और वो भी सारा कर, फिर APS जैसा मतलब इतना संगीन वाकया होता है और उसकी दुनिया जो है उस रो पड़ी थी उस पे कि इतने मासूम बच्चों को जिस तरह बेदर्दी से वहां पे मारा गया, उसके पीछे भी इसी का नेटवर्क निकला।
ज़मीर साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, इतने से ये सवाल जो है किए जा रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। विल वेट कि अब वो क्या रिबटल देते हैं और इन चीज़ों का क्या जवाब जो है वो देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। ज़मीर साहब, एक और जो आज डेवलपमेंट हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी को जो नैब ने तलब किया है, आप फेट क्या देखते हैं उनका, ये LNG का जो मामला है इसमें? देखिए, ये पहले तो दावे करते रहे कि जी और ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहते रहे कि जी मेरे से ओपन कचहरी कर लें, ओपन मुकालमा कर लें, किसी भी चैनल पे मुझे बुला लें, लेकिन ये सामने नहीं आते थे। बात ये है कि ये 2 LNG टर्मिनल जो हैं, शाम साहब हैरत होती है कि जो LNG टर्मिनल एंग्रो का, जो कि दाऊद ग्रुप का है, आपको आप अंदाजा है कौन से दाऊद ग्रुप हैं, वो हमारे एक मिनिस्टर एडवाइजर ऑन कॉमर्स भी हैं हुसैन दाऊद, उनका ग्रुप है कि उनको $2,72,000 डेली का कैपेसिटी चार्जेस का हमने देना ही देना है, और 15 साल का ये एग्रीमेंट है। उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है इकबाल ज़ैद अहमद साहब का, वो पाकिस्तान गैस पोर्ट के नाम से, उनका $2,24,000 हमने रोजाना का देना ही देना है। ये तकरीबन $4,96,000 जो है आपने डेली का, यकीन मतलब $5 लाख आप पे जितने कर्जे हैं इस मुल्क पे, वो डेली अगले 15 साल तक $5 लाख जो है आप इन 2 कंपनीज को देते रहेंगे। क्योंकि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं तो कहता हूं ये मुझे तो बचते हुए नजर नहीं आते, सीधी सी बात है। ठीक, मतलब क्या सोच के उन्होंने एग्रीमेंट किया था? देखिए, आज उनसे 70 सवालात किए गए, 2 घंटे जो है उनको नैब की कस्टडी में वहां पे पिंडी में उनको लेके उनको बुलाया गया था, उनसे सवाल किए, और उसके बाद एक तवील सवालनामा दिया है और उनको कहा है कि जी 28 फरवरी को आप आके जवाब देंगे इस सवालनामे का। और उनसे आज जब पूछा गया कि जी आपको भी किसी कैसे शायद अलीम खान की तरह जो है अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा मुझे डर नहीं है। बात यह है कि ये अब इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो असद उमर साहब पहले अपने आप को बचाते रहे हैं इस चीज से, और जिस तरह मिनिस्ट्री फॉर ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अब चाहिए कि ये तमाम चीजें सामने लेके आए। और मसला ये है कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी हुई है, और कतर जो है, कतर के साथ ये एग्रीमेंट हुए हैं, और हम $5 लाख जो है वो डेली का दे रहे हैं, चाहे वो गैस हमारे सिस्टम में आए या ना आए। इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक डेट्रिमेंटल एग्रीमेंट है जिसको पता नहीं कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। नैब से रिलेटेड एक और सवाल है, तशाम साहब मुझे बताएं कि ज़रदारी साहब ने जो है ये कहा है, और बड़ा जो है इन्वोक भी किया जा रहा है इस बात को कि सिंध को जो है, सिंध का इशू इसमें उठाया जा रहा है कि नैब के पास ये केस ना जाए, बैंकिंग कोर्ट में ही रहना चाहिए, और इसके ऊपर मुस्तरद कर दिया उन्होंने जो दरख्वास्त, अपील जो उन्होंने की थी। इसका आपको क्या लगता है, आगे आप क्या देखते हैं? देखिए सुंदर, बहुत दिनों से मामला चल रहा है, बल्कि साकिब निसार साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं वो भी बार बार ये कहते थे ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कि सिंध हुकूमत तावन नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी को रोका जा रहा है, जहाँ जिसको पूछना चाहिए कि अदारे आके जवाब दें, इन्फ्लुएंस करते हैं सिंध की गवर्नमेंट के लोग, चीफ मिनिस्टर साहब। लिहाजा उन्होंने उस सब भी कहा था कि हम ये केस कराची के बजाय इस्लामाबाद ले आएंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज ये बात जो है, लतीफ़ खोसा साहब तो सियासी रंग दे रहे हैं ना। देखिए जी, ये तो हम सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 18वीं तरमीम पे हमला, ग्रेटर ऑटोनॉमी पे हमला। देखिए बात यह है कि आपके खिलाफ बड़ी सीरियस नोरियत के मुकदमा है, इस हवाले से बेशुमार एविडेंस भी सामने आ चुकी है। FIA की रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है, आपका बचना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। ज़रदारी साहब, उनके बाकी कंप्लेसेस जो हैं, अब वो तंग आके उन्होंने कहा कि जी इसको केस रोज़ाना पूछा जाता था कि जी फलां आदमी किधर है, वो आप बंदा क्यों नहीं आने देते थे, कोई जवाब पूछना, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट मांगना सिंध हुकूमत देती नहीं थी। तंग आकर उन्होंने कहा जी वहाँ फिर डिले पे डिले चीज़ें होती जा रही थी। उन्होंने कहा जी इसको इस्लामाबाद लाएँ, वहाँ देखते हैं। अब ये कहना कि जी खोसा साहब का कि जी अब सारी चीज़ें इस्लामाबाद में डिस्कस, भाई सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, आप देख लें कि बड़े बड़े हेडक्वार्टर है, बड़े बड़े रिलीफ आपको मिले। जरदारी साहब को, बिलावल साहब से रिलीफ यहीं से मिला है। उस वक्त तो बड़ी तालियां बजाई थी आपने। गवाहान उधर है, सबूत उधर है, सब कुछ उधर है, अब क्यों इस्लामाबाद बुला रहे हैं? वो सिसिलियन माफिया है, वो गॉडफादर हैं, वो किसी को बोलने नहीं देते, उनके डर से लोग वहां पे कोई बात नहीं करने को तैयार है। तो यहाँ इसलिए तो नैब यहाँ पे लेके आना चाहती है, और 2 महीने उनके पास टाइम लिमिट है, तो वहां तो वो कोई सामने नहीं आने देता बंदा। और दूसरी बात ज़मीर है कि अब ये बड़ी तेजी से बात सामने आ गई कि जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इनका जो है ना वो इतना बैगेज हो गया है करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टैक्स एवेजन के हवाले से, बहुत सारे वालों से, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि रूल ऑफ द लॉ
और फिर मुल्क का कानून हर जगह सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पूरा हमारे अदालती अदारे जो है सारा मौका दे रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने का। इस्लामाबाद आने से आपको लगता है कि तेजी आएगी प्रोसीडिंग्स में? 2 महीने का टाइम है ना उसमें, अब वो टाइम फ्रेम में वो इसीलिए मजबूरी है ना कि वहां पे अगर करते हैं तो उसमें डिले होगी। और श्याम साहब एक क्विकली मैं एक बात करना चाहता हूं, वो शहजादी साहिबा है ना जो अपने वालिद साहब को आज भी मिलने गई थी, आज भी वो जनरल हॉस्पिटल गई हैं और वहां पे जनाब शीशे तोड़ दिए। ओ बीबी, तो आप अपने वालिद साहब को मिलने जाती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी 5वां बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं कि इतना जनाब वो चार्ज क्राउड लेके जाते हैं, उन्होंने अस्पताल के मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी टूट रही है और आपको कोई एहसास नहीं है। भाई आपने जाना है, आप से अपने वालिद साहब को मिलने जाएं। साहब के मालिक कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, ठीक है। टाइम सर हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक हाफिज।